सिर्फ वही आदमी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता जो सुपर कॉन्फिडेंट होता है। मैं और तू, जैसे तू और मैं खत्म, नहीं बनाई तो ऐसे ही बोलेगी तो नथिंग लाइक इट। मैम कितनी देर में अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं? जब भी बोलेगी वी आर रेडी टू डू बकर। स्टार्ट करें मैम? बिल्कुल। ओके चलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस गीता गोइन, जिन्होंने पिछली बार अपनी टीम के साथ हम लोगों को बहुत एनलाइटन किया था सेव द यूट्रस टॉपिक पर। अब हम फिर से हैवी डिमांड के बाद, मतलब लोगों की हैवी डिमांड है मैडम के लिए और उनकी टीम के लिए, इसलिए हम फिर से आए हैं आप सबके सामने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में मैम और उनकी टीम बताएंगी। सो वेलकम मैम एंड वेलकम एवरीबॉडी। So I will hand over this mic to Dr. Deepti, so she will take us further. I think Deepti, Dolly will do it. Yes, ma'am. Hi, Dolly. Hello. Now you are the in charge. You are the in charge of the boat. You are the captain of the ship now. Yeah, she's the captain. So Dolly happens to be my youngest assistant professor. Am I audible? Yes, ma'am. यहाँ पे मेरे जितने भी लोग आए हैं उनको मैं बता दूं कि डॉली मेरी यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है और हम आज तक इसके लिए दूल्हा नहीं ढूंढ पाए हैं, तो कृपया आप डॉली को सुनते भी रहिएगा और उसके आगे के भविष्य के बारे में भी ख्याल रखिएगा। Now Dolly, yours. Ma'am, let her be happy. चल डॉली, चल डॉली की स्माइल देख के नहीं समझ में आ रहा शी इज हैप्पी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमें अपना जो टॉपिक आज हम डिस्कस करना, डॉली थोड़ा सा और पास ले जा। मैम आज हम हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जो कि बहुत ही बर्निंग हॉट टॉपिक प्राची मैम ने बोला है, ये है पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, है ना। ये चीज, इस टॉपिक के बारे में क्या है, अभी जो यंग जनरेशंस है ये बहुत ही मतलब सिंपल प्रॉब्लम के साथ में हमारे पास में आती हैं। इनके ओवरीज में जो सिस्टिक लीजन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से पीरियड में इरेगुलरिटी होती है पेशेंट को। इसके कारण जो ये जो पीसीओएस है, इसके छोटे छोटे बहुत सारे मिथ्स हैं वो जनरल पब्लिक के बीच में, जिसकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आसान है, ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि आगे जाके इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को सामने में देखी जा सकती। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। और दीप्ति गुप्ता मैम आपको बताएंगे कि सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, और उसके बारे में, उसके कारण और उसका ट्रीटमेंट इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मैम। नमस्कार। दीप्ति हमारे डिपार्टमेंट में एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैम वर्क करते हैं, और मैम का इनफर्टिलिटी में काफी एक्सपीरियंस है, तो मैम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो मैम, दीप्ति मैम। थैंक यू सो मच डॉली, और बहुत बहुत धन्यवाद प्राची मैम, गुइन मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा लाउडर। हाँ जी मैम। मैम बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आप सबके सामने इस टॉपिक पे बात करते हुए, बिकॉज जैसा कि डॉली ने बताया कि एक तो मेडिकल कॉलेज में हम जो काम करते हैं, प्लस बिकॉज इनफर्टिलिटी के फील्ड में मैं जो भी थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, तो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिससे ना सिर्फ हम सबका रोज पाला पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी कंडीशन है जो अपने से जुड़ी मिथ्याओं के कारण पब्लिक को परेशान बहुत करती है। तो होपफुली हम इससे जुड़ी कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर कर पाएंगे, इससे जुड़ी कुछ चिंताएं दूर कर पाएंगे और कुछ डायरेक्शन दे पाएंगे अपने साथियों को। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो आमतौर पे मेडिकल भाषा में सिंड्रोम कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ किसी एक तकलीफ पे डायग्नोज नहीं की जाती है, उसमें आमतौर पे 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है क्या भला, मतलब इसमें क्या होता है? क्या सिर्फ वजन बढ़ता है?
क्या सिर्फ पीरियड्स गड़बड़ होते हैं? क्या सिर्फ चेहरे पे और अनचाहे बाल आने लगते हैं? या सोनोग्राफी में सिस्टिक ओवरी दिखती है तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी बोल देते हैं? या बच्चा रुकने में मुश्किल होती है तो हम बोल देते हैं? या पिंपल्स होते हैं तो हम बोल देते हैं? तो यहाँ पे लकीली हमारे पास कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया हैं, मानदंड हैं, जिनके अनुसार आम तौर पे एटलीस्ट 2 कॉम्बिनेशंस जब हों, अनियमित माहवारी, आमतौर पे बहुत ज़्यादा देर से आना या नहीं आना, उसके साथ में अत्यधिक एंड्रोजन जिसके क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स दिख रहे हों, पिंपल्स के रूप में, अनचाहे बाल के रूप में, और सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी अपीयरेंस। इनमें से 2 या 3 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तब हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम देते हैं, या यूँ कहा जाए कि तब उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस का नाम देना सही होगा। अगर हम किसी एक क्राइटेरिया के अनुसार बोल देते हैं, तो वी विल एंड अप हम बहुत ज़्यादा लोगों को अननेसेसरी पीसीओएस लेबल कर देंगे, एंड ऑब्वियसली उसके कारण अननेसेसरीली टेंशन बढ़ेगा, अननेसेसरी इंटरवेंशंस बढ़ते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि मतलब मैं ही क्यों, मुझे क्यों, या सिर्फ मैं ही इससे परेशान हूँ क्या? तो सरप्राइजिंगली पीसीओएस एक काफ़ी आम, काफ़ी सामान्य सी कंडीशन है, और औसत ये देखा गया है, एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि चेक करने के क्राइटेरिया अलग-अलग होते हैं। हर एरिया का पॉपुलेशन बेस का प्रकार अलग होता है, सबकी बिल्ड अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ विदेशी परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो वहाँ की महिलाओं का एवरेज बॉडी वेट, एवरेज बीएमआई ही एक अलग लेवल पे होता है। अपेक्षाकृत हमारी भारतीय महिलाओं का एवरेज वेट और बीएमआई अलग लेवल पे होता है। उसी प्रकार ओवेरियन अपीयरेंस की बात की जाए या एंड्रोजन स्तर की बात की जाए, तो इन मुश्किलों के कारण एग्जैक्ट आंकड़े हमें नहीं पता हैं, पर एक अंदाजा है कि 4 से 20% के बीच, और एक एवरेज बोला जाए तो हर 10 में से 1 महिला आम तौर पे पीसीओएस से जूझ रही होती है या पीसीओएस से ग्रसित होती है। पर मतलब ये पीसीओएस है क्या? और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कि आज की बीमारी नहीं है, ये कोई नई जनरेशन की या नई पीढ़ी की या हमारी बुलाई हुई बीमारी नहीं है। ये सच है कि जीवन शैली में आए बदलाव के कारण, खान-पान में आए बदलाव के कारण, लाइफ़स्टाइल से जुड़े तनावों के कारण इसका इंसिडेंस कुछ हद तक बढ़ने लगा है, या इसके इंसिडेंस को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम आगे समझेंगे। बट एक्चुअली ये बीमारी सदियों से चली आ रही है, और इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है, आमतौर पे पाया गया है कि कुछ फेमिलियल क्लस्टरिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो पीसीओएस होने की संभावना बढ़ा देते हैं। एंड देन लाइक आई सेड कि तनाव जो किसी भी वजह से हो, तो तनाव होने पर हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, बाकी के हार्मोन्स के स्तर में जो संतुलन बिगड़ता है, उन सब के कारण फिर अगर वज़न ज़्यादा हो कुछ लोगों का, तो उस मोटापे के कारण जो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक तकलीफ डेवलप होती है, एंड अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस जो डेवलप होता है। लाइफ़स्टाइल मतलब कोविड आने से पहले जंक फूड के हम अधिकांश लोग इतने आदी हो गए थे कि हम शायद सोचते भी नहीं थे कि हम कितनी बार खा रहे हैं और क्या-क्या खा रहे हैं, और हम अपने शरीर के अंदर क्या अनाप-शनाप डाल रहे हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सारी चीजें मिलजुल के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप होने लगती हैं। पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं? पीसीओएस के लक्षण में जो सबसे प्रिडोमिनेंट लक्षण हैं, वो हैं माहवारी की खराबी, पीरियड की अनियमितता, यानी कि आम तौर पे पीरियड जो 21 दिन से 35 दिन के बीच के अंतराल का नॉर्मल माना जाता है, वो किसी में 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक भी ना आए, या कुछ-कुछ सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बिना दवाई लिए पीरियड होता ही नहीं है। बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है, अनचाहे अंगों पर, या यूं कहा जाए कि जैसे मेल पैटर्न में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दाढ़ी वाले एरिया में, मूंछ वाले एरिया में, पेट के निचले भाग वाले एरिया में, वहां पे अनचाहे और मोटे बालों का आना,
ये एक क्लिनिकल पिक्चर है एंड्रोजन स्तर होने का, और सोनोग्राफी में जो हमारे अंडकोश होते हैं यानी कि जो ओवरीज होती हैं उनका एक सिस्टिक अपीयरेंस, वजन का ज्यादा होना, स्किन संबंधित समस्याएं, गर्भधारण में समस्याएं, या अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस की समस्याएं, ये सारी तकलीफें एक महिला को परेशान कर सकती हैं। पीसीओएस जो है ये कोई एक दिन की बीमारी नहीं है, एक महीने या एक साल की बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जो महिला को उसके पूरे जीवन काल में अलग अलग तकलीफों से परेशान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जब शुरू होते हैं तो शुरू के 6-8 साल में अनचाहा बाल, वजन बढ़ना, पिंपल्स, पीरियड की प्रॉब्लम, ये तकलीफें लड़कियों को ज्यादा हैरान करती हैं। फिर जो बच्चा होने वाली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 20 से 35 वर्ष के बीच में, उस समय कॉमनेस प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो अगेन पीरियड से संबंधित शिकायतें और प्रेगनेंसी ना रुक पाना या प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें होना। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एम जो हमारे आज के डिस्कशन का है कि अगर पीसीओएस के लिए हमेशा हम ध्यान ना रखें तो आगे चल के जो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह की तकलीफें हैं उसके कारण हृदय संबंधित तकलीफें, डायबिटीज होने की संभावना और कुछ और पीरियड से रिलेटेड तकलीफें बढ़ती उम्र में होने की संभावना सामान्य महिला की अपेक्षा बढ़ जाती हैं। जहां तक रही पीसीओएस के उपचार की बात, तो आप देख सकते हैं कि एक उंगली से काम नहीं चलता। यहाँ पे सबको मिलके मुट्ठी की ताकत बनानी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम और जीवन शैली का, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो एक महिला पूरे जीवन काल अपने डेली रूटीन में डाल सकती है, फॉलो कर सकती है, और जिनसे कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही हैं, और जो वो खुद इम्प्लीमेंट कर सकती है। भाई दवाइयाँ कोई जीवन पर्यंत तो ले नहीं सकता, ना कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसको परमानेंटली क्योर कर सके। जो मेन सिम्टम होता है उसके आधार पे इंसुलिन की क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ, जैसे कि मेटफॉर्मिन नाम सुना होगा बहुत सारी महिलाओं ने, शायद सेवन भी किया होगा कुछ महिलाओं ने, गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो पीरियड को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलर करने के लिए यूज की जा सकती हैं, और एग बनाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। थोड़ी सी बात हम करेंगे डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में। हर कोई बोलता है डाइट मॉडिफिकेशन, पर डाइट मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है? डाइट मॉडिफिकेशन से मतलब ये है कि आम तौर पे आपकी औसत कैलोरी रिक्वायरमेंट जितनी भी है, देखा जाए तो अंदाजन 1800 से 2000 के आसपास एक एवरेज लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति की कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे कंसिस्टेंटली हमें 500 से 700 कैलोरीज कम सेवन करना है। पोषण का ध्यान रखना है। पोषण का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमारे डाइट में शामिल होने वाले तमाम सारे जो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, जिसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ पीसीओएस के कंडीशन को सही रखने में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए मौसम के जो ताजे फल सब्जी हैं उनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक फैट और कार्बोहाइड्रेट, विशेषकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो आजकल वाइट ब्रेड, बर्गर्स, बन्स, रेगुलर क्रस्ट वाला जो पिज्जा, इन सब चीजों में बहुत कॉमन होता है। मैदा, रिफाइंड फ्लावर से बने बिस्किट्स, इन सब चीजों से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज का। यहाँ पे भी मतलब कई बार एक बहुत एकदम से ऐसे बोल दिया जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट लॉस करिए, और पेशेंट कई बार स्तब्ध रह जाता है कि इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो अगेन यहाँ पे कॉन्क्रीट क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं कि अंदाजन 150 मिनट प्रति हफ्ते, यानी कि कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन, या एक और इसको एक मापदंड देना हो तो 10,000 स्टेप्स, जो 10,000 स्टेप्स आजकल बहुत आसानी से स्मार्ट वॉचेस हम सबके पास उपलब्ध हो जाती हैं,
बहुत सारे एप्स हैं जिनको हम फोन पर ही डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो 10,000 स्टेप्स या 30 मिनट्स पर डे की माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज अगर कोई महिला कर सकती है तो वो एक हेल्दी टारगेट है। और जहां तक रही वेट लॉस की बात, तो बहुत एम्बिशियस वेट लॉस हम नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे इवेंचुअली न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है। द आइडिया इज कि धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा वेट लॉस होता रहना चाहिए। एवरेज टारगेट 5% ऑफ बेस लाइन वेट, यानी किसी महिला का वजन अगर मान लीजिए 70 किलो है तो उसका 5% सिर्फ 3 किलो होगा, 3-3.5 किलो के आसपास। तो एवरेज उतना टारगेट एक माह में वेट लॉस अगर कोई लेके चले तो वो एक अचीवेबल टारगेट होता है। उससे महिला को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा ये इतना टारगेट है, और वो एक मोटिवेशन के साथ उसको अचीव करने की कोशिश कर सकती है। फिर जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जिसके कारण यंग लड़कियां और लेडीज हमारे पास आते हैं क्लिनिक्स में, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि हम दवाइयाँ तो दे देंगे और दवाइयाँ देने से पीरियड रेगुलरली आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिसिस्टिक ओवरी की या जो पीसीओएस की अंडरलाइंग जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो पूरी तरह से रिवर्ट हो जाएगी या पूरी तरह से सही हो जाएगी। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ पीरियड्स रेगुलर आ रही हैं, लेकिन दवाइयां बंद करने के बाद उसकी बॉडी जरूरी नहीं है कि रेगुलर पैटर्न में ही बिहेव करे या कैसे बिहेव करे। द आइडिया इज कि आम तौर पे 2 से ढाई महीने में एक बार पीरियड एटलीस्ट आना चाहिए। तो डिपेंड करता है, अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको गर्भ निरोधक गोलियां हम देते हैं आमतौर पे, या कुछ और प्रकार की हार्मोनल दवाइयां होती हैं जो पीरियड लाने के लिए दी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की हार्मोनल दवाई को चिकित्सकीय परामर्श के बिना अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। दूसरा कंसर्न जो आमतौर पे महिलाओं को होता है वो है प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत। प्रेगनेंसी रुकने में जिन महिलाओं को दिक्कत होती है उनके लिए भी बकायदा क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, एक स्टेप वाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाता है। कुछ चंद बातें जो एंड में कहना चाहूंगी कि पीसीओएस चूंकि एक बहुत सारी चीजों से मिली जुली कंडीशन है, इसलिए इससे पूर्ण रूप से बचा नहीं जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टेंटली अपने जीवन शैली, आहार और व्यायाम पर ध्यान देना। इसके साथ जो पर्टिकुलर सिम्टम हमें परेशान कर रहा है, पीरियड की खराबी या गर्भधारण ना हो पाना या इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज होने की संभावना, कोई और लिपिड प्रोफाइल में अबनॉर्मैलिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कोई संभावना अगर दिख रही हो, तो वो चिकित्सकीय परामर्श के साथ उससे रिलेटेड इलाज लेना, और जो पर्टिकुलर सिम्टम हमें परेशान कर रहा है उससे संबंधित इलाज लेना। आखिरी में कुछ मिथ्याएं जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं और जिनको हमें डील करना पड़ता है, कि पीसीओएस सिर्फ मोटापा ग्रसित महिलाओं में पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। एटलीस्ट 30% महिलाएं पीसीओएस की ऐसी होती हैं जो नॉर्मल या लो वेट एज ग्रुप की होती हैं। तो पीसीओएस कई प्रकार से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, सामने आता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि पीसीओएस की सारी महिलाएं मोटी होंगी या हर मोटी महिला को पीसीओएस होगा। ये सिर्फ एक प्रकार का होता है, ये भी एक मिथ्या है। पीसीओएस में जैसा कि हमने समझा उस सिंड्रोम के कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। चेहरे पर अनचाहे बाल का मतलब पीसीओएस है, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ी भ्रांति है। चेहरे पर अनचाहे बाल और कई वजहों से हो सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद नॉर्मल ही होता है। वो हर पेशेंट की बॉडी का अपना एक सिर्फ एक्सेसिव रिएक्शन होता है नॉर्मल हार्मोनल स्तर को। तो चेहरे पर अनचाहे बाल का मतलब हमेशा पीसीओएस नहीं होता है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। कीटो डाइट बेस्ट है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओएस में ये बात साफ हो चुकी है कि किस प्रकार की डाइट आप फॉलो करते हैं ये उतना मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कंसिस्टेंटली अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट को नियंत्रित रखें
ताकि आपका वजन मेंटेन रहे और थोड़ा बहुत वेट लॉस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सके। फलों का सेवन ठीक नहीं है, ये भी एक मिथ्या है। हाँ, यहाँ पे ये बात जरूर है कि कुछ पर्टिकुलर फल बहुत हाई कैलोरी कंटेंट वाले होते हैं, कुछ फल होते हैं जो हाई रफेज कंटेंट और फाइबर कंटेंट और वाटर कंटेंट वाले होते हैं, तो वो जरूर डिस्कशन हमें अपने चिकित्सक के साथ करना चाहिए। पर ये कहना कि फलों का सेवन ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, ये चिंता बहुत आम तौर पे महिलाओं को परेशान करती है। पीसीओएस की महिलाओं का सफर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सोचना या कि वो माँ नहीं बन पाएंगी बिल्कुल गलत है, इसमें कोई तथ्य या आधार नहीं है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, वंस अगेन पीसीओएस की महिला हो सकता है कि शुरू उनका वजन ज्यादा हो, या ये हो सकता है कि उनको गर्भ धारण के लिए कुछ डिफिकल्ट इलाज करना पड़ा हो। इन वजहों के कारण हो सकता है कि उनकी डिलीवरी अपने आप में थोड़ी सी जटिल हो, लेकिन पीसीओएस होना अपने आप में सिजेरियन डिलीवरी की वजह नहीं होती है। गर्भाशय निकालना इसका इलाज है। ये प्रश्न मतलब शायद इसी से हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं, हमें पीसीओएस के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीसीओएस ओवरी से रिलेटेड एक कंडीशन है। बच्चेदानी निकालना या हिस्टेरेक्टमी करवाना इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम मुझे मालूम है कि बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए थे, तो आई एम श्योर कि ये मिथ्या अब तक क्लियर हो चुकी होगी। लेजर टेक्निक या लैप्रोस्कोपी इसका पक्का इलाज है। वंस अगेन, लेजर टेक्निक या लैप्रोस्कोपी द्वारा जो पीसीओएस का इलाज किया जाता है, वो एक बहुत एडवांस तकनीक है, वो एक बहुत जटिल तकनीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के सिलेक्टेड केसेस में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हर पद्धति के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। I think बाकी I will leave the ground to our expert, Guin madam, to please take over. डॉली म्यूट। मैम बहुत ही सिंपल, थैंक यू दीप्ति मैम। मैम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपने समझाया कि पीसीओएस क्या है, वो कैसे होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए डाइट, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, और जो दवाइयां हैं जिसके बारे में हमने बताया, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ओसिपिल्स, ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स जो रहती हैं अपनी। और मैम आपने जो लास्ट में बताई सबसे ही जरूरी चीज है, जो मिथ्स के बारे में आपने डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो अब मैं डॉक्टर मैम से, ग्वीन मैम से करूंगी कि मैम, हेलो, Hi, am I audible? यस मैम, यस Hi everyone. हेलो मैम। Hello Madhu, Nalini, Pooja. Hi everyone. I guess, I don't know, but very few people of you have joined us today. पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने लोग आए हमारे लिए आप बहुत प्रेशियस हो, और मैं पीसीओएस के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग इज, आपके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पीसीओएस जो है एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है और वो हमसे कहता है कि मैडम हम तो जब तक दवाई ले रहे थे तब हम ठीक हो गए थे, और अब हमने दवाई बंद कर दी तो फिर से हमें सिम्टम्स आने लगे। तो पीसीओएस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। सोनल प्लीज अपने को म्यूट कर ले, सोनल म्यूट कर ले मैम, सोनल प्लीज म्यूट कर ले। तो पीसीओएस जो है वो लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी कि जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरे पास एक एलिमेंट था कि मेरी टेंडेंसी थी कि मुझे आगे चल के मेरे ओवरीज में प्रॉब्लम आए। इसको हम बोलते हैं द जेनेटिक इन द पीसीओएस, यानी कि पीसीओएस में जीन्स का क्या लेना देना है।
कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो पीसीओएस के तहत पे होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता है, यानी कि केवल जीन से होए इसकी संभावना बहुत कम है। तो क्या होता है, ये होता है जीन्स और एनवायरनमेंट का एक मेल। एनवायरनमेंट से तात्पर्य है जो शारीरिक एक माहौल उस जीन्स को मिलती है। अर्थात कि अगर मैंने एक जीन्स लेके अपने पेरेंट्स के पास से आई हूं जो कि मुझे पीसीओएस के लिए ज्यादा प्रोन बनाता है या मेरे को पीसीओएस होने की संभावना है, वो कभी भी या बहुत रेयरली अपने आप में ही पीसीओएस की बीमारी को जन्म देता है। पीसीओएस की बीमारी तब होती है जब उसको अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एनवायरनमेंट अर्थात एक शरीर का परिवेश। तो वह परिवेश क्या है? वो परिवेश को दीप्ति ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि वह परिवेश ऐसा है जहां पे कि इंसान के निजी जिंदगी जीने का तरीका फॉल्टी हो, उसका खान पान फॉल्टी हो, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉल्टी हो, उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो है फॉल्टी हो, अर्थात कि वह उतने एक्सरसाइज नहीं करता है जितने की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है। पहली बात आप ये बहुत अच्छे से समझ गए। तो इसमें मॉडिफाइबल फैक्टर क्या है, यानी कि इसमें किस फैक्टर को जीन्स और एनवायरनमेंट में हम कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि पति बदला जा सकता है, सास ससुर बदला जा सकता है, पर मम्मी पापा नहीं बदला जा सकता है। तो आप अपने जीन्स को कभी नहीं बदल सकते। जब मन करे पति बदल लीजिए, सास ससुर ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, पर जो जीन्स आपके साथ आए हैं दे आर नॉन मॉडिफाइबल, उस जीन्स को आप कभी नहीं बदल सकते। तो मॉडिफाइबल फैक्टर क्या है? मॉडिफाइबल फैक्टर है जो एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके रहन सहन का तौर तरीका जो कि आपके कंट्रोल में है, ये आपके मॉडिफाइबल फैक्टर है। मॉडिफाइबल फैक्टर का पीसीओएस में क्या कंट्रीब्यूशन होता है? मॉडिफाइबल फैक्टर का पीसीओएस में ये कंट्रीब्यूशन है कि यदि इन मॉडिफाइबल फैक्टर्स को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखेंगे तो मानिए कि आपका पीसीओएस सिम्टोमैटिक यानी जब पीसीओएस से आपके शरीर में सिम्टम्स उत्पन्न होने लगे, तो आपका पीसीओएस सिम्टोमैटिक 16 साल में होने के बजाय 36 साल में हो, 36 साल में होने के बजाय 40 साल में हो, 40 साल में होने के बजाय 56 साल में हो, या यूं कहें हो ही नहीं। तो ये बात हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ पीसीओएस बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है और मैं इस डिजीज को चाहे जब तक पोस्टपोन कर सकती हूँ। दूसरी बात आपको ये समझना होगा दैट पीसीओएस का जो बेसिक पैथोलॉजी है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपको एक इस शब्द के बारे में बड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डायबिटीज की बात करेंगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस सुनने में आएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम क्या समझते हैं? इंसुलिन वह द्रव्य या हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात शुगर को बॉडी में यूज करने का माध्यम है। यानी कि मैंने कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, वो बॉडी के द्वारा तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक कि इंसुलिन उसको तोड़ के सिंपल शुगर बनाना दे, जो सिंपल शुगर बॉडी यूज कर सकती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं? इंसुलिन सेंसिटिविटी समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल इंसान में अगर समझिए कि 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उसको, मैं ये एक वास्तविक फिगर नहीं बता रही हूं, मैं आपको एक काल्पनिक फिगर बता रही हूं ताकि आप परिप्रेक्ष्य में बात को समझ सके।
तो अगर 10 मॉलिक्यूल शुगर आते हैं और उसको साधारणतः जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है वो 5 मॉलिक्यूल इंसुलिन से उसको आप यूज कर सकते हैं, समझ गए? तो जो इंसान को इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उसको क्या होगा, उसमें ये होगा कि जब उसके पास ये 10 मॉलिक्यूल शुगर के लिए आएंगे तो उसको यूज करने के लिए उसको 5 की बजाय कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की सिवियरिटी है उसके अनुसार ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। वह 7 इंसुलिन का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो 10 इंसुलिन का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो 20 इंसुलिन का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो 30 इंसुलिन का। तो सिवियरिटी ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए उसका बॉडी बिहेव करेगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल ओवर्ट हो जाता है, यानी कि बदतमीज हो जाता है, माने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब 13 साल के बेटे के बराबर हो जाता है, तब इंसान को जो बीमारियों के लक्षण आते हैं उनको हम साधारण भाषा में डायबिटीज मेलाइटिस या जो आप समझते शुगर की बीमारी कहते हैं। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बहुत बदतमीज हो जाता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल बहुत बदतमीज नहीं हो गया पर बदतमीजी करना सीख रहा है, उस समय वो इंसान प्री डायबिटिक फेज में चल रहा है, राइट? मतलब प्री डायबिटीज मतलब कोई भी बीमारी के शरीर के अंदर या इंसान के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग या जानवर के अंदर आप अब साफ कोरोना सुनते सुनते ये बहुत अच्छे से जानने लग गए कि 3 फेजेस होते हैं। एक प्रोड्रोम होता है। प्रोड्रोम मतलब जब आपके बॉडी में उस बीमारी से संबंधित सिम्टम्स ऐसे खुल के तो नहीं आ रहे पर कुछ सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं जिससे हमें समझ में आ रहा है कि हमको आगे चल के ये बीमारी हो सकती है। बहुत आसान ले लें कि जैसे मैं अब कोरोना नहीं बोलूंगी, बाय गॉड बहुत थक गई हूँ। जैसे कि मानिए जॉन्डिस, तो जॉन्डिस जिस इंसान को होता है उसके प्रोड्रोम फेज में शुरू के 8-10 दिन तक उस इंसान को भूख नहीं लगती, बहुत थकावट लगती है, जी मितलाता है, उल्टी उल्टी को जी करता है, इसको हम डिजीज का प्रोड्रोम कहते हैं। तो जब आप पीसीओएस को देखेंगे तो वो जो है डायबिटीज के प्रोड्रोम में फिट हो जाता है, ठीक है? यानी डायबिटीज हुआ तो नहीं है पर होने की घंटी है। ओवर डायबिटीज यानी आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है अब मात्रा से अधिक हो गई है, और जब आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगे यानी कि जॉन्डिस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो कॉम्प्लिकेशंस, मानो आपको दिमाग में जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशन हो गया, किडनी में। अब ये पीसीओएस के परिप्रेक्ष्य में या इंसुलिन रेजिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे देख सकते हैं? जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो रहा है उस समय शुरुआती दिनों में औरतों में ये पीसीओएस के सिम्टम्स आने लगते हैं। और इसको हम दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि पीसीओएस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती सिम्टम्स हैं। अगर किसी ने पीसीओएस को सीरियसली लेते हुए मम्मी पापा नॉट इन कंट्रोल को बंदूक भर मार सकते कि तुमने हमें पीसीओएस का जीन्स दिया, तुमने हमें डायबिटीज का जीन्स दिया, पर वो हमें इतने प्यारे होते हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। पर पीसीओएस वाले स्टेज में अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया तो आपको आगे चल के डायबिटीज नहीं होगा, जैसे कि दीप्ति ने कहा। और अगर आपने ये सोचा कि यार क्या फर्क पड़ता है यार, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, आई एम फिट, आई कैरी माई वेट वेरी वेल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इवन दो आई एम 90 kgs, यू मे स्पीक एनीथिंग, आप चाहे जो बोल सकते हैं, पर आपकी बॉडी को ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ओवर्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम अर्थात की डायबिटीज
हार्ट की बीमारी, जैसे दीप्ति ने कहा लिपिड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एक और बात समझिए, इंसुलिन, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा डर जाएं, मुझे ना डराने में बहुत मजा आता है, देखो ना मसल असल। तो मैं ये बताऊं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा डर जाएं। जब भी किसी के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उसके शरीर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होती हैं? वो, सॉरी हाँ मुझे माफ करना, वो वाली पड़ोसन होती है जो आके ना घर में उंगली करती है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर घर में आके कौन सी उंगली करती है? वो हर जगह जाती है और कुटर 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 उंगली करती रहती है। और अगर कोई सेंसिटिव पॉइंट में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ने उंगली कर दिया, वहां पे इवेंचुअली जो चेंजेस होते हैं उससे आगे चल के कैंसर बनता है। तो आप सिर्फ हल्के में ना ले कि मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे तो पीसीओएस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी पीरियड्स आते हैं। और ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये आपके शरीर में बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी कर रहे हैं। और इसके जस्ट ऑपोजिट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा घट जाती है। कई बार आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि एक्सरसाइज करने से कैंसर के इंसिडेंस क्यों घट, एक्सरसाइज करने से आदमी अच्छा दिख सकता है, स्किन अच्छी रह सकती है, फिगर अच्छा रह सकता है, इंसान सेक्सी हो सकता है। भाई सेक्स भी अच्छे से कर सकता है, पर उसमें कैंसर की मात्रा या कैंसर की इंसिडेंस क्यों कम होनी चाहिए? द आंसर इज दिस, व्हेन यू एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा घटती है। और जब आपके बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा घटती है तो वो खुटरू एक्चुअली जो आपके बॉडी में जाके आपके बॉडी के विभिन्न अंगों को टुकुर टुकुर कर रहा है कि तुम यार ऐसे एबनॉर्मल बनो कि तुम कैंसर बन जाओ। आपको पता है कैंसर क्या है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। उस टिश्यू में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, इस कद तक होना कि वो पूरे शरीर का खाना खुद खा ले। तो वो जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का वॉल्यूम घटता है, वो कैंसर की इंसिडेंस को कम करता है। इसलिए आप एक्सरसाइज केवल सेक्सी दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, जीरो फिगर के लिए ना करें। एक्सरसाइज इसलिए भी करें ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कम हो। इधर पे मैं बताना चाहती हूँ, अब आप समझ गए, किसी दिन आप लोगों का मन करेगा तो अपन हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे आप समझ ले कि जो आदमी केवल डाइटिंग से अपना वजन 55 केजीज रखता है और जो आदमी डाइट एंड एक्सरसाइज से 55 केजीज अपना वेट रखता है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो केवल डाइट से रखता है उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, उसको इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स रिड्यूस करने का एडवांटेज नहीं मिलेगा, जबकि जो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों करता है उसके बोन स्ट्रांग होंगे, उसको बहुत सारी डिजीज ससेप्टेबिलिटी घट जाएगी। सो don't say that I am 40 kg so I don't need to work out. You need to work out whether you are 40 kgs, whether you are 45, whether you are 50 and whether you are 55. I hope कि मैं इस पॉइंट तक बहुत क्लियर हूं और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक बात और जो दीप्ति ने बोला उसको मैं स्ट्रेस कर देती हूँ कि 5% वेट लॉस। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, यानी कि एक्सरसाइज से होने वाले फायदे, जैसे आप 5% बेसलाइन को रीच करते हैं तो आपको होने लगता है। यानी कि अगर आप 80 केजीज हैं और आपके हाइट सपोज 5 फीट 1 इंच है और आपके लिए आइडियल वेट 54 केजीज है, तो वेट लॉस की बेनिफिट्स को पाने के लिए आपको 54 केजीज नहीं होना है, आपको केवल 80 केजीज से ही अगर आप 5% लॉसेस कर लेंगे तो ही आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स एविडेंट होने लग जाएगा।
कहने का मतलब डोंट मेक बिग टारगेट्स, हैव स्मॉल टारगेट्स ऑफ 5%. Another small thing which I would like to add in myths is, so many times the patients come and says, हम उनको बोलते हैं देखिए आपको PCOS है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपको बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज आप वेट रिड्यूस करिए तो आपको प्रेगनेंसी होने में बड़ी आसानी होगी. तो बड़ा सवाल, आसान सा सवाल होता है, अरे डॉक्टर साहब मेरी पड़ोसन तो 80 kg का है, उसको तो बच्चा हो गया, मैं 70 kg की हूँ, मुझे क्यों नहीं बच्चा हो पा रहा है. तो देखिए इसको भी मैं एक बड़ी सरल भाषा में आपको समझा देती हूँ. एक बियर मग है, उसमें पूरा भरा हुआ बियर है, उसमें से आपने आधा बियर पी ली, तो आपने कितनी पी ली? आपने आधी बियर पी ली और आधी बियर अभी भी बची हुई है. और एक बियर मग है, उसमें आधी सिर्फ बियर भरी हुई है, उसकी आधी पी ली, तो आपने कितनी पी ली? सिर्फ 1/4 पी ली, कुछ हुआ नहीं. और बचा कितना? सिर्फ 1/4 बचा. तो हार्मोन्स का खेल भी बड़ा सिंपल होता है. किसी के बॉडी में बहुत सारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं और किसी के बॉडी में रिलेटिवली कम फीमेल हार्मोन्स होते हैं. कई लेडीज रहती हैं जिनको इधर बाल, इधर बाल, इधर बाल, इधर बाल, इधर बाल, और कई रहती हैं बेचारी बिल्कुल चिकनी. तो ये जो है ना, ये सारा हार्मोन्स का खेल है. इसके लिए तो ऊपर जाके ऊपर वाले से ठिशकुम करना पड़ेगा. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इस परिप्रेक्ष्य में हमें सिर्फ ये समझना होगा कि जिसके पास बहुत सारे हार्मोन्स हैं, पीसीओएस में कुछ एंड्रोजेंस अर्थात मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है. नॉर्मली जो मेल हार्मोन्स हैं वो फीमेल हार्मोन्स में बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, पर पीसीओएस में कई बार ये बैलेंस अड़बड़ा जाता है और मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती रहती है. तो किसी के पास अगर ज्यादा फीमेल हार्मोन्स हो तो उसको मेल हार्मोन्स को ओवरपावर करने के लिए बहुत मेल हार्मोन्स चाहिए. कई बार ऐसा नहीं हो पाता, पर किसी में अगर रिलेटिवली कम फीमेल हार्मोन्स हो तो थोड़े से ही एंड्रोजेंस या मेल हार्मोन में उसको मेल लाइक सिम्टम्स होने लगते हैं. तो ये जो सिम्टम्स हैं वो ओवर्ट होने लगते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं भी हो. पहली बात. दूसरी बात, आपको ये समझना होगा कि जितने भी एंड्रोजेनाइजेशन होता है ये इरिवर्सिबल होता है. यानी कि अगर आपके मुंह में बाल आ गए तो ये किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा. इसके लिए आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से लेजर वगैरह करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स हमारे बॉडी में परमानेंटली इंड्यूस होते हैं. वंस इंड्यूस, इनको परमानेंटली ट्रीट करना पड़ेगा. हार्मोन ट्रीटमेंट से ये नहीं जाएंगे. तीसरी बात सिंपल आप समझ ले कि चूंकि पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस से बेसिकली होता है, तो पीसीओएस की जो बेसिक दवाइयां हैं वो वही है जो डायबिटीज में यूज होती है. मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार आपका फिजिशियन या आपका डॉक्टर ये दवाइयां आपको लिख के दे जाएगा, और जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्री में ज्ञान सभी बांटते हैं, चाहे रामदेव हो और चाहे कोई देव हो. तो आप दवाई की दुकान में जब दवाई लेने जाएंगे तो दवाई वाला पूछेगा, अच्छा तो आपको शुगर की बीमारी है? आप तो शुगर की बीमारी सुन के अलर्ट, नहीं 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 नहीं, मेरा शुगर तो 80 आया था, मेरे को शुगर की बीमारी नहीं है. अरे आपको शुगर की बीमारी नहीं है? देखो आप बहुत मूर्ख वाले डॉक्टर के पास गए थे, उसने आपको शुगर की दवाइयां दे दी. अच्छा, वो गीता गोविंद तो अपने आप को प्रोफेसर बोलती है, उसको तो पता ही नहीं मेरा तो ब्लड शुगर 80 है, उसने मेरे को शुगर की दवाई दे दी. बस गीता गोविंद की तो पट्टी कर दी, फीस गई, आधी क्लाइंटील चली गई और आप चले गए किसी और के पास. तो प्लीज समझ लीजिए कि पीसीओएस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिक फंडा दोनों का इंसुलिन रेजिस्टेंस है. और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करने की दवाइयां दोनों स्पेस में एक ही सी होंगी. एक बात और समझ लीजिए, लीन पीसीओएस माने कुछ लोग दुबले पतले होते हैं और उनमें पीसीओएस हो जाता है, और एक होते हैं ओबीस पीसीओएस यानी मोटे और पीसीओएस. लीन पीसीओएस आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. मेडिकली हम हमेशा बोलेंगे लीन पीसीओएस डिफिकल्ट टू ट्रीट, थिक पीसीओएस इजियर टू ट्रीट. बट लीन पीसीओएस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स या इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवाइयां दी जाए. तो आप अगर दुबले पतले हैं, आपका शुगर कम हो रहा है और आपका डॉक्टर आपको कोई ऐसी दवाई दे रहा है जो दवाई की दुकान वाला आपको शुगर की दवाई बोल रहा है,
तो प्लीज बिना मन में शंका लिए डॉक्टर से जाइए और अपने कंसर्न्स को एड्रेस कराइए, पर प्लीज दवाई लेना मत छोड़ दीजिए। बाकी मैं समझती हूँ कि दीप्ति ने सारी बातें आप सबसे बता दी, और आप पीसीओएस को एज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, एज अ प्री डायबिटीज, एज अ मार्कर ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज ट्रीट करेंगे। बच्चा हो जाना, मैंने जैसे कहा, आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है कि आपके शरीर में एक सुंदर सा यूट्रस रहे। आप जब वापस भगवान के पास लौट के जाएं तो भगवान बोले, वाह क्या बॉडी मिली मेरे को यार, ऊपर से नीचे तक बस सब परफेक्ट। एक हार्ट के अंदर इंजेक्शन डाल के एक जान डालनी है और वापस बेच देना है। ये मरम्मत करो, साला नया यूट्रस लगाओ, यहाँ रिपेयर करो, वहां रिपेयर करो, इसके खोपड़े में भी प्रॉब्लम है, खोपड़े में भी रिपेयर करो, हार्ट में भी ब्लॉक है, हार्ट का ब्लॉक खोलो। मैंने भगवान का भी काम बढ़ाना है यार, इतनी करोड़ जनता, कहाँ अपन भगवान का काम बढ़ाएंगे। अपन अपना केयर करके जाएंगे ताकि भगवान का काम थोड़ा सा कम हो। इसके बाद मैं सोचती हूँ तुम लोगों के जो भी थोड़े 2-4 क्वेश्चंस हो उसको हम एड्रेस कर लें, और आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर पाए हैं, ये हमारी मंशा है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड आई होप वी डिड जस्टिस टू द टॉपिक। यस मैम, थैंक यू। क्वेश्चन करने वाला अपने आप को अनम्यूट करके डायरेक्टली भी पूछ सकता है। प्राची। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने और डॉक्टर डॉली ने और डॉक्टर दीप्ति ने, सबने बहुत अच्छे से इजीली सारी चीजों को वो कर दिया, एंड यू वर लाइक टॉपिंग ऑफ द आइसक्रीम। आपने तो बिल्कुल समराइज कर दिया उस सबको, इंसुलिन रेजिस्टेंस बता के। मैम मुझे लगता है इतनी सरल भाषा में सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। जो भी हम डिफिकल्टी आ रही है, अभी सामने मैडम है, मैडम लोगों का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। वी आर लकी कि हम लोग मालूम हड़ताल में इतने बिधे हुए हैं कि एक बार मन करा कि प्राची को बोलूं, प्राची पोस्टपोन कर देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, there must be so many people who will be waiting with their questions and answers. Please feel free to ask. Participation भी better हो गया था, so I am happy now. Please feel free to ask your questions, and I am okay answering them in English, in Hindi, whatever language you're comfortable in. But please ask whatever questions. You just unmute yourself and you can ask the questions. Yeah. I will ask one question as a sonologist and as a member of the club also. मैम आजकल young girls में बहुत ज़्यादा ये problem मिल रही है. So what is the reason and what is the big thing which all the ladies should teach their daughters कि थोड़ा avoid करें ये सब चीजें, तो शायद हमें इन complications में ना आगे पहुंचे, क्योंकि young girls Prachi, like I said, कि PCOS is basically a combination or an interplay of genes and environment. Genes, like I said, is unmodifiable. The modifiable part, that is the environment, unfortunately, आजकल adolescent girls में भी बहुत खराब environment, in the sense body environment हो गया. Junk food, no exercise, lot of stress of competitive exams, obesity, all this has actually meant that PCOS has become one of the most seen gynecological problems, I guess, after fibroid uterus in the OPD. मैं चूंकि प्राची तुमने यंग गर्ल्स बोला, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ कि जो छोटी लड़कियां होती हैं बिटवीन 13 and 16 years of age, उनमें ओवरीज में सिस्ट्स नॉर्मली भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टीसिस्टिक ओवरीज। तो जब भी आप छोटे छोटे सिस्ट देखें, प्लीज स्ट्रेस्ड आउट मत हो जाइए, बिकॉज मल्टीसिस्टिक ओवरीज एक नॉर्मल फाइंडिंग है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज अ डिफरेंट थिंग. So just by reading the report, don't get stressed out, and in any case there is no point in stressing out, because it is a completely treatable situation, and controllable situation. Prachi, I hope I could answer your query. Yes ma'am. Any? वो मैं
इसलिए चाह रही थी कि एक बार आप फिर से उसे रिपीट करेंगी द बेसिक थिंग्स विच वी आर मिसिंग ऑन लाइक डाइट एक्सरसाइज स्पेशली इन द यंग गर्ल्स, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है एज यूजुअल, एंड ऊपर से कोविड ने उन्हें और घर के अंदर कर दिया है, तो एक्सरसाइज इज मस्ट। और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है? पीसीओएस के पेशेंट्स, हाँ या प्लीज। यस मैम, मैं बस यही पूछना चाह रही थी मैम, क्योंकि पेशेंट अपने पास में आते हैं मैम, बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब मेरा ये मानना है कि मोस्ट एक सबसे बेसिक वो रहेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैम, सपोर्ट और उनको यस बहुत जरूरी है मतलब पर्सनली। देखो मेरी ये बहनों, patient तुम लोगों को एक समझना पड़ेगा कि एक तो डॉली ये बताना चाह रही कि आप कितनी भी बड़ी प्रोफेसर बन गई हो, आप सबसे बड़ी चीज भूल गई हो, दैट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। डॉली, जब मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही थी तो मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही दे रही थी, समझो तुम। और एनी डिजीज प्रोसेस, चाहे कोई भी डिजीज प्रोसेस हो, psychological support and the confidence in inner self कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बीमारी पे आप लोगों को आज के दिन तक मेडिकल कॉलेज जबलपुर में करीब 5400 कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, और हम लोग बात कर रहे थे कि 5400 कोविड पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया। तो हम सबका एक ही मत था कि जितने लोग बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, बड़े कॉन्फिडेंट रहे, बड़े माने पॉजिटिव रहे, डरे नहीं, वो सारे ठीक होके चले गए। और जिनके मन में बहुत आतंक रहा कि ये कौन सी बीमारी हो गई, अब मुझे क्या होगा, और ऑक्सीजन देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं कॉम्प्लिकेट हुए, बीमार हुए और बहुत सीरियस मॉर्बिडिटीज में लैंड हुए। सो द बेसिक थिंग इज, मेरे फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ डिजीज, और ना बाय गॉड प्लीज, गॉड प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, इस लेक्चर की पक्का प्रॉमिस, प्लीज ना गूगल से ज्यादा पढ़ाई नहीं करना। बाय गॉड इतना सिर दर्द हो जाता है, आप लोग आते हो ना बाय गॉड गूगल पढ़ के, हमें तो ऐसे मतलब लगता है क्या कर ले यार, सिर फोड़ ले, गूगल को बोल दे साला तुम्हें बिजनेस चलानी है तो तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बीमारी छोड़ दे। there is something called hypochondriacism। उसका मतलब ये है कि जब आप किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आप में वो सारे सिम्टम्स नजर आना। तो जब आप पढ़ेंगे कि फलानी ओवरी कैंसर, तो सारे सिम्टम्स आप में मिल जाएंगे। जब आपको कुत्ते ने मानो पप्पी दे दिया, पर आपने पढ़ा डॉग बाइट के बाद क्या होने वाला है, तो आपको समझ में आएगा कुत्ते ने पप्पी नहीं दिया था, कुत्ते ने आपको बाइट किया था। So please don't go into Google too much. Little bit of Googling is fine, but not too much, right? Anything else? देखो डॉली ना अभी फुल स्क्रीन में इसलिए दिख रही है क्योंकि आप लोग सब अच्छे से देख लो, हाइट हाइट भी अच्छी है, फिटेड भी है, बिल्कुल लड़का चाहिए। प्राची के पास अच्छे लड़के हैं। Any more questions? Any more questions? मैम आपने इतना सिंपलीफाई करके बताया तो शायद क्वेश्चंस अब बचे नहीं है लोगों के पास। बाय गॉड, या तो बहुत, जैसे हम क्लास के बाद कहते हैं, या तो बहुत ज्यादा समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया। सिंपलीफाइड था मैम, बहुत सिंपलीफाइड था। पे डाइट मैम होना चाहिए। अच्छा